मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका के लिए वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम सबसे पहले ग्रामोद्योग के पार्ट को देख रहे थे। ग्रामोद्योग के हमने 3 वीडियो वहां पे अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा ग्रामोद्योग के ऊपर चौथा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और लगेगा और ग्रामोद्योग का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रामोद्योग से रिलेटेड हम जितना डीप में पढ़ रहे हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो बने ना। तो ग्रामोद्योग से क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामोद्योग का मैं जितना पार्ट बता रहा हूं उसको अच्छे से कवर कीजिए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मिशन सौर चरखा को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड क्या है, उसका गठन कब हुआ, उसके कार्य क्या है और इस बोर्ड के द्वारा क्या क्या योजना संचालित हो रही है, ये जो चीजें हैं हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं हम। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। तो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो गठन है वो 20 जुलाई 2001 को इसके लिए अधिसूचना जारी की गई। यानी इस बोर्ड के लिए अधिसूचना, इसके गठन की अधिसूचना कब जारी हुई, 20 जुलाई 2001 को इसके लिए अधिसूचना जारी हुई। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य क्या है। तो इसका सेम उद्देश्य वही है जो हम पढ़े थे खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का। तो इसलिए मैं उद्देश्य अलग से आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। और जो आयोग है, जो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग है, उसी के अंडर में ये काम होता है। यानी ये उसी के अंतर्गत आने वाली संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य थे वही इसके भी उद्देश्य हैं। क्लियर है? अब इसके छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्य क्या क्या है वो एक एक करके देख लेते हैं। पहला, खादी व ग्रामोद्योग के सेक्टर के कार्यों का नियोजन व उन्नयन। यानी खाद्य एवं ग्रामोद्योग के से क्षेत्र से संबंधित जो भी योजना बनाना है, प्लानिंग करना है, वो इसका काम होगा छत्तीसगढ़ में। और साथ ही साथ उसका इंप्लीमेंट करवाना भी इन्हीं का काम होगा। सेकंड, खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की विक्रय योग्य वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करना। यानी ये बोर्ड क्या करेगा, ऐसे जो खादी या ग्रामोद्योग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसका निर्माण करेगा और उसको बेचने का कार्य भी यही करेगा। तो निर्माण कराने के लिए हो सकता है कि ये स्वयं निर्माण करे या हो सकता है कि ये विभिन्न स्व सहायता समूह या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसी और को वो काम दे दे और वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको ये बेचने का काम कर सकता है। थर्ड है, औजार उपकरण व कच्चे माल की व्यवस्था करना। तो जो भी खादी या ग्रामोद्योग के क्षेत्र में जो भी औजार कच्चे माल की आवश्यकता होती है, चाहे वो खुद काम कर रहे हो या कोई अन्य लोग भी काम कर रहे हो, कारीगर भी काम कर रहे हो, तो उनको भी ये औजार उपलब्ध कराते हैं। सस्ते में, रेंट में भी उपलब्ध कराते हैं, सस्ते में खरीदना हो तो वो भी देते हैं। तो याद रखिएगा, औजार उपकरण व कच्चे माल की व्यवस्था करना भी इस बोर्ड का काम है। अगला है, खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के उपयोग हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना। यानी खाद्य एवं ग्रामोद्योग के जो बोर्ड है वो क्या करेगा कि खाद्य एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके विषय में नए नए अनुसंधान करेगा। जैसे आप देखिए, पहले जो चरखा होता था वो हाथ से चलाया जाता था, फिर उसमें अनुसंधान किया गया, फिर सौर चरखा आ गया। ठीक है, अंबर चरखा होता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये कैसे आ रही है, अनुसंधान हो रहा है, नई नई तकनीक को अपनाने से ये सब चीजें हो रही है। तो ये बोर्ड उसका काम करेगा। अगला पॉइंट, खादी व ग्रामोद्योग के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अब जैसे सौर चरखा आ गया तो सौर चरखा कैसे चलाते हैं उसकी ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो ये सब काम भी इस बोर्ड का है। अगला, खादी व ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना। सहकारिता यानी मैंने बताया था कि सब हमारे जो कारीगर होते हैं वो एक गांव से दूसरे शहर में पलायन कर जाते हैं। तो उन पलायन को रोकने के लिए क्या करते हैं, सभी कारीगरों को एक जगह मिलकर काम करवाया जाता है। तो सहकारी भावना आ गई कि जो भी कारीगर एक टाइप का कार्य कर सकता है वो सब मिलकर एक जगह पैसा लगाएंगे और वो मिलकर काम करेंगे। क्लियर है? जैसे मैं बोलता हूं कि इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए अंशदान फलाना % होगा, फिर उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है और बाकी जो पैसा रहता है वो ऋण के रूप में लिया जाता है। तो सब सदस्य मिलकर ही तो ले रहे हैं। अकेला तो अगर कोई व्यक्ति अकेला करना चाहे वो भी कर सकता है, अगर 5-6 लोग मिलकर उस काम को करना चाहे वो भी कर सकते हैं। फिर वो उद्योग स्थापित करके अब कारीगरों को वहां पे रोजगार देंगे। अगला पॉइंट है, खादी व ग्रामोद्योग के विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन करना, जिसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कर व्यक्तियों और संस्थाओं को वितरित करना।
यानी जो जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं खादी व ग्रामोद्योग के क्षेत्र में, ये बोर्ड के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जो भी लाभ होगा उसको समान रूप से सभी लोगों में वितरित कर दिया जाएगा। तो विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन करना जिसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कर व्यक्तियों और संस्थाओं को वितरित करना। जो भी आर्थिक सहायता है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप पढ़े थे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके अंतर्गत क्या दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, अनुदान राशि दी जाती है, उनको सहयोग दिया जाता है कार्य करने के लिए, तो वो सब ये बोर्ड भी करेगा। क्लियर है। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है राजेंद्र तिवारी जी। क्लियर है। तो इसके याद रखिएगा, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है राजेंद्र तिवारी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पढ़ा था, वैसे ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है। क्लियर है। जैसे हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देखे थे कि किसी उद्यम को स्थापित करने के लिए कितना पैसा व्यक्ति स्वयं लगाएगा, लाभार्थी स्वयं लगाएगा। उसके बाद हम देखे थे कितना सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद हमने देखा था कि बाकी बचे पैसे जो है वो बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है, जिसे हम मियादी ऋण बोलते हैं, मैंने पिछले क्लासों में बताया है। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तर्ज पर ही ये योजना लाई गई है। वर्ष 2017-18 से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित है। पहले जो है परिवार मूलक योजना थी, परिवार मूलक योजना के नाम से कार्यक्रम चल रहा था, उसी को पुनर्गठन करके मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लाए गए जो 2017-18 से कार्यान्वित है। क्लियर है। ये किसके द्वारा है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजना है। अगला पॉइंट, इसमें अधिकतम परियोजना लागत कितनी आएगी। जैसे कि मैंने बताया था वहां विनिर्माण क्षेत्र के लिए अलग पैसा था, ठीक है, सेवा क्षेत्र के लिए अलग था। तो यहाँ पर अगर किसी विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रहा है तो उसको अपना उद्यम स्थापित करने की जो परियोजना लागत होगी वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए हो सकती है इस योजना के अंतर्गत या इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है। तो यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र का अगर आपको उद्यम लगाना है तो एक उद्यम लगाने की जो राशि है वो अधिकतम परियोजना राशि 3 लाख रुपए हो सकती है। अब ये 3 लाख रुपए में से 35% जो होगा वो अनुदान राशि होगी, यानी 3 लाख का आपका जो भी आएगा, 3 लाख का 35% जो भी आएगा, इतना पैसा आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। साथ ही 3 लाख का जो 5% होता है, ठीक है, 3 लाख का 5% जो है वो व्यक्ति को स्वयं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपए अधिकतम राशि है, तो मैं इसलिए 3 लाख लेकर बता रहा हूं। हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए ही उद्यम चालू करने के लिए लेना चाहता है, तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो 1 लाख का 35% अनुदान राशि होगी और 1 लाख का 5% राशि उस व्यक्ति को स्वयं लगानी पड़ेगी। बाकी जितनी बची राशि है वो आपको बैंक से ऋण के रूप में मिल जाएगी। यानी अगर हम इसको फिर से 10 रुपए के एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मान लीजिए 10 रुपए जो है आपका एक उद्यम लगाने के लिए जो राशि है, परियोजना राशि, वो 10 रुपए है। ठीक है। अब आपको 10 रुपए की ही नीड है उस उद्यम को चालू करने के लिए, तो 10 रुपए का 5% कितना हुआ आपका 50 पैसे। तो 50 पैसे आपको स्वयं लगाने पड़ेंगे। 35% यानी 3.5 रुपए आपको अनुदान मिल जाएगा। तो 3.5 प्लस 50 पैसे कितना हुआ, 4 रुपए हो गया। तो 6 रुपए आपको बैंक से मियादी ऋण के रूप में लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो सेम वही है, यहां पर जैसे हम वहां पढ़े थे सामान्य क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, यहां पर ऐसा कोई डिवाइड नहीं है, एक ही राशि है। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए मिल सकता है। अनुदान राशि 35% होगी, लाभार्थी का अंशदान 5% होगा, बाकी बैंकों से मियादी ऋण रहेगा। सेवा क्षेत्र के लिए जो राशि है वो 1 लाख रुपए की होगी, यानी सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपए की राशि अधिकतम मिल सकती है, उससे कम बोलेंगे वो भी मिल सकती है। अधिकतम 1 लाख रुपए, अनुदान राशि 35% और लाभार्थी का अंशदान 5% सेम है। अगला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में SC, ST व OBC के लोगों को ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करवाने व स्वरोजगार हेतु सहायता दी जाती है। यानी यहाँ पर प्राथमिकता किसको दी जाएगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को। बाकी भी इस योजना के लिए वैलिड है, लेकिन जो मेन प्राथमिकता है वह SC, ST व OBC लोगों को दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के अंडर में आएगा, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी आपको इसमें डेटा भी बहुत सारे हैं कि 2017-18 में गवर्नमेंट ने इतना राशि दी, इतने लोग को रोजगार मिला, वो सब आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
वो पढ़ भी लेंगे, इतने डेटा है आपको याद भी नहीं होंगे, और पेपर में आना है इसी के बीच में से कोई है क्वेश्चन अगर आया तो। ठीक है, आपको वो डेटा व्यर्थ था, आपको मैं बताऊं कि कितना राशि कितने में दिया जा रहा है, कितनी संपत्तियों का निर्माण हुआ, वो सब नहीं पूछा जाता पेपर में। अगला देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, जिसे बांस कला केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि बांस कला केंद्र का जो नाम है वो किनके नाम पर रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया, याद रखिएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र या बांस कला केंद्र कहाँ पे है, बस्तर जिले के जगदलपुर में है। ठीक है, संचालन कौन कर रहा है इस बांस कला केंद्र का या शिल्प केंद्र का, छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा ही संचालित है। यहाँ क्या होता है, इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति की कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं, यानी जो भी आदिवासी कल्चर से रिलेटेड जैसे मूर्तियां होती है ट्राइब्स के रिलेटेड, ठीक है, जो धड़वा कला शिल्प कला ये सब होती है, वो सब मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन करेगा, मूर्तियों का निर्माण या वस्त्र का निर्माण आदिवासी महिलाएं करेंगी। ठीक है, प्रदेश के भीतर और बाहर बिक्री का प्रचार प्रसार किया जाता है, यानी ये बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पर जो भी वस्तुएं बन रही है उसको अपने राज्य के अंतर्गत बेचने का प्रयास किया जाता है और बाहर राज्यों में भी भेजा जाता है। अगला, इस शिल्प केंद्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, यानी इस शिल्प केंद्र में जो भी महिलाएं मतलब जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं वो अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं हैं। तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जगदलपुर में है। इसमें जो महिलाएं काम कर रही है वो एसटी वर्ग की है, वो अपनी संस्कृति से रिलेटेड वस्तुओं का निर्माण करेगी, बेचने का काम जो है आपका खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छत्तीसगढ़ का है। अगला देखते हैं विभागीय ग्रामोद्योग विक्रय भंडार, यानी जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बेचेगा तो उनकी दुकानें भी तो होनी चाहिए बेचने के लिए, तो वही बताया गया कि विभागीय ग्रामोद्योग विक्रय भंडार कहाँ है, यानी इसके बेचने का जो दुकानें है वो कहाँ पे है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। तो आपका चाहे शिल्प केंद्र से कोई वस्तु बन रहा हो या बोर्ड के द्वारा स्वयं कोई वस्तुओं का निर्माण कराया जा रहा हो या खादी केंद्र जो है, सब यही खादी वस्तुओं का बेचने के सभी जगह यहीं पर है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इनके भंडार है, वहीं से इनको बेचा जाता है। क्लियर है, तो विभागीय ग्रामोद्योग विक्रय भंडार या उनकी दुकानें कहाँ पे है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। ये 3 जगह आपको याद रखना आ सकता है पेपर में। अगला देखते हैं खादी उत्पादन केंद्र, तो याद रखिएगा जो खादी का भी उत्पादन किया जाता है यहाँ से बेचा जाता है ना। अगला है खादी उत्पादन केंद्र, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित है। खादी उत्पादन केंद्र टोटल 8 केंद्र हैं जहां पर खादी का वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उनको बेचा कहां से जाता है, विभागीय ग्रामोद्योग विक्रय भंडार के माध्यम से बेचा जाता है। तो याद रखिएगा, खादी उत्पादन केंद्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत ही आता है। टोटल छत्तीसगढ़ में 8 केंद्र हैं इनके, जिसमें खादी का उत्पादन किया जाता है। उस उत्पादन करने के बाद उसको विक्रय ग्रामोद्योग, जो विभागीय ग्रामोद्योग विक्रय भंडार है, वहां भेजा जाता है और ये भंडार के द्वारा उसको सेल किया जाता है। क्लियर, और जो पैसा आएगा वो फिर रोजगार वाले जो कारीगर है उन सबको बांट दिया जाता है। क्लियर है, तो ये है आपका आज की क्लास ग्रामोद्योग से रिलेटेड। एक पार्ट और आएगा, उसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे और ग्रामोद्योग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।